वेलकम टू द चैनल। इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स की दुनिया में ग्रेगर मेंडल का नाम ना लिया जाए तो गलत होगा। ग्रेगर मेंडल ही वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस के बहुत से लॉज और प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करवाया, मुतारिफ करवाया। इनका मानना था कि कुछ ख़ास किस्म के स्पेशल फैक्टर्स हैं जो कि ट्रेड्स के एक्सप्रेशन को न सिर्फ कंट्रोल करते हैं बल्कि इन्हें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट या ट्रांसफ़र भी करते हैं। और ये ऑस्ट्रिया के एक पादरी थे। अब अपने इस सोच को प्रिंसिपल्स और लॉज में चेंज करने के लिए इन्हें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स या तजुर्बे करने की ज़रूरत थी, और उसके लिए ज़रूरत थी किसी ऐसी चीज़ को सिलेक्ट करने की जो कि काबिल एतमाद हो। उसके लिए इन्होंने एक प्लांट को सिलेक्ट किया जो कि था पी प्लांट, यानी कि पाइसम सैटिवम। और पी प्लांट को यूज़ करने के पीछे उनकी क्या वजह थी? वजूहात इसमें कई आ जाती हैं, लेकिन उनकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी खूबियाँ थीं या कौन से कैरेक्टर्स थे पी प्लांट में जिसकी वजह से ये ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। देखिए, एक तो ये कि इसमें सीड की शेप उन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, यानी कि दो ही सीड की शेप्स थी। या तो सीड टोटली राउंड था या फिर सीड थोड़ा सा रिंकल्ड, यानी कि थोड़ा सा जिसमें आप कह लें कि लाइनें थीं या थोड़ा सा मुरझाया मुरझाया सा महसूस होने वाला था। तो यानी टोटल दो ट्रेट्स हैं, कोई बीच की ट्रेट नहीं है, कोई बीच का कैरेक्टर नहीं है। या तो राउंड है सीड या फिर सिर्फ रिंकल्ड है। उसके बाद सीड के कलर को देखा मेंडल ने कि सीड का कलर या तो सिर्फ येलो है या फिर सिर्फ ग्रीन है, बीच का कोई कलर मौजूद नहीं है। सिर्फ वाज़े तौर पे ये दो डिस्टिंक्ट कलर्स मौजूद हैं। उसके अलावा उन्होंने फ्लावर के कलर को देखा। फ्लावर का कलर पी प्लांट में या तो सिर्फ पर्पल था या फिर सिर्फ वाइट था। उसके अलावा तीसरा और कोई कलर मौजूद नहीं था। नेक्स्ट उन्होंने स्टडी किया पॉड की शेप को। देखिए, पॉड की शेप इसमें या तो सिर्फ इन्फ्लेटेड थी या फिर थोड़ी सी कॉन्स्ट्रिक्टेड थी। इन्फ्लेटेड यानी पूरी तरह से फूली हुई थी फली के दानों की वजह से, या सॉरी मटर के दानों की वजह से। और कॉन्स्ट्रिक्टेड थी यानी कि थोड़ा सा बीच बीच में इसमें कहीं ना कहीं गैप आ जाता था। फिर पॉड का कलर भी उनको अट्रैक्ट करने लगा कि पॉड का जो कलर है, जो फली का कलर है, वो या तो सिर्फ ग्रीन है या फिर सिर्फ येलो है, बीच का और कोई कलर नहीं है। इसी तरह से फ्लावर की पोजीशन या तो एक्सियल है यानी कि बिल्कुल टॉप के ऊपर है फ्लावर ग्रो करता है, या फिर टर्मिनल यानी कि बिल्कुल नीचे की तरफ ग्रो करता है। और लास्टली जो कैरेक्टर उन्होंने देखा वो थी इसके स्टेम की लेंथ। स्टेम की लेंथ या तो लंबी यानी कि लॉन्ग थी या फिर शॉर्ट थी। अब ये जितने भी 7 कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, इसमें मेंडल ने ये भी स्टडी किया कि जो ये ऊपर वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सीड का राउंड होना या इसका येलो होना या फ्लावर का पर्पल होना या सीड पॉड का जो है वो इन्फ्लेटेड या ग्रीन होना, ये सब क्या कैरेक्टर्स थे? ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे। डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स या एलील्स क्या होते हैं, इस पर मेरी प्रीवियस वीडियो मौजूद है, आप ज़रूर उसको विज़िट करें, आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा ये जो नीचे वाली जितनी भी ट्रेड्स थी, सीड का रिंकल और ग्रीन होना या फ्लावर का वाइट होना या पॉड शेप का कॉन्स्ट्रिक्टेड होना, ये सारी क्या ट्रेड्स थी? ये रिसेसिव थी। तो रीजंस क्या थी असल में पी के सीड को सिलेक्ट करने की? देखिए, एक तो ये कि वो चाह रहा था कि बहुत सारी जो ट्रेड्स हैं उनको एक ही टाइम में अच्छे तरीके से स्टडी किया जा सके। दूसरा ये कि जो ऑर्गेनिज्म को वो स्टडी कर रहा है उसकी ट्रेट्स बिल्कुल ऑपोजिट हों एक दूसरे के, उनको स्टडी करना इजी हो। ये नहीं है कि 3-4 कलर हो या 5-6 कलर्स हों या 7-8 डिफरेंट ट्रेट्स हों जिन्हें फिर स्टडी करना आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करके या कंट्रास्ट करके मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो क्लियर कट दो ट्रेट्स थी। जैसे यहाँ पे अगर सीट का शेप है तो वो राउंड और रिंकल ही है, उसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा उसमें ट्रेट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इसी तरह से अब जैसे कि अगर उसने प्लांट्स लिए थे तो उसकी कोशिश थी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने वाले प्लांट्स हों। ठीक है, वैसे तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन वाले प्लांट्स को भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन वाले प्लांट्स ज़्यादा बेहतर हैं। लास्टली ये कि जो भी वो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहा है उसकी लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट हो, या ये कह ले कि बहुत फास्ट हो। अब ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट कितनी हो सकती थी? पी प्लांट की लाइफ साइकिल कितनी होती है?
इट इज़ अबाउट 1 ईयर। ये एक एनुअल प्लांट है, 1 साल के बाद इसकी नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ रीजंस थी जिस वजह से मेंडल ने इन 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया पी प्लांट के। ठीक है, अब इस पर इसने जो है वो देखा गया कि क्या जो ये एक्सपेरिमेंट्स करा था क्या वो यूज़फुल थे, जो इससे कोई लॉज बने या थ्योरीज बनी, क्या वो एक्सेप्टेबल थी। तो इसका आंसर है येस। काफ़ी हद तक जो थी ये बनाई हुई थ्योरीज इसकी या दिए हुए लॉज इसके सही थे, क्योंकि एक तो उसने सही ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट कर लिया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और दूसरा ये कि उसने बाकायदा मैथमेटिक्स का या स्टेटिस्टिक्स का यूज़ किया था रेशोज़ निकालने के लिए, जो उसका जो रिज़ल्ट बनता था। अब उसने लॉ क्या दिया, उसने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए, सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट होना, एक दूसरे से अलग हो जाना। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने एक वक्त में सिर्फ एक ट्रेट को स्टडी किया, एक ट्रेट को। ठीक है, यानी सपोज कर ले कि सीड शेप की बात कर लें कि सिर्फ सीड शेप को उसने एक वक्त में स्टडी किया। तो ऐसा क्रॉस या ऐसी फर्टिलाइजेशन जिसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर को एट अ टाइम स्टडी किया जाए, एक वक्त में स्टडी किया जाए, तो ऐसे क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। मोनो स्टैंड्स फॉर 1 एंड हाइब्रिड स्टैंड्स फॉर अ क्रॉस ऑफ कैरेक्टर्स। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया गया एक ही टाइम में, और ये ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज़ में करवाया गया। ट्रू ब्रीडिंग मीन्स होमोजाइगस स्पीशीज़ में। जैसे कि अगर राउंड है तो सिर्फ आर वाले जीन्स होंगे, या अगर येलो है तो सिर्फ स्मॉल वाई वाले जीन्स होंगे या एलील्स होंगे। अब इसमें किया क्या, ये ध्यान से सुनने वाली और समझने वाली बात है। इसने पेरेंट जनरेशन में लिए राउंड और रिंकल्ड सीड्स। ठीक है, शेप की बात हो रही है, तो पेरेंटल जनरेशन यानी कि जो P1 जनरेशन बनी वो राउंड और रिंकल्ड सीड्स की थी। और जब इनका आपस में क्रॉस करवाया तो जो इससे जनरेशन बनी वो सभी के सभी सीड्स राउंड निकले। ठीक है, तो ये जो पहली जनरेशन आई मेंडल के पास, उस जनरेशन को मेंडल ने फर्स्ट फीलियल जनरेशन का नाम दे दिया, यानी कि F1 जनरेशन। अब 1 साल बाद जब इसी F1 जनरेशन को उसने सेल्फ फर्टिलाइज करने का मौका दिया, तो क्या हुआ कि F1 जनरेशन का राउंड जब F1 ही के जनरेशन के एक और राउंड के साथ, या ये कह ले कि एक राउंड मेल था और दूसरा राउंड फीमेल था, इनका जब आपस में क्रॉस करवाया गया तो उसको यही लग रहा था कि सारे के सारे राउंड सीड्स ही आएंगे। लेकिन ही वॉज अ बिट शॉक टू सी द रिजल्ट्स, क्योंकि जो F2 जनरेशन बनी, जो सेकेंड फीलियल जनरेशन बनी, उसमें उसने देखा कि 70% जो सीड्स आए थे वो राउंड थे, जबकि 25% सीड्स रिंकल्ड थे। तो थोड़ा सा वो हैरान हुआ कि ऐसा क्यों है। अगर फर्स्ट फीलियल जनरेशन में सारे सीड्स राउंड आए थे तो सेकेंड फीलियल जनरेशन में ये कैसे हुआ, रेशो जो है वो डिफरेंट कैसे हो गई। तो सेकेंड फीलियल जनरेशन में जहां उसने 7,324 सीड्स उसको मिले, तो उसमें से 5,474 राउंड थे, जबकि 1,850 रिंकल्ड थे। और अगर आप इनकी रेशो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि ये 3 राउंड और 1 रिंकल्ड की रेशो ही बनती है। और सेम रिजल्ट उसने देखा जब उसने टॉल प्लांट्स को शॉर्ट प्लांट्स के साथ क्रॉस करवाया, कि जो F2 जनरेशन आई थी उसमें 3 प्लांट्स टॉल आ गए और 3 रेशो टॉल की थी और 1 रेशो शॉर्ट प्लांट की थी। अब नेक्स्ट उसने क्या किया कि नेक्स्ट आप देखें कि अब हम इसकी जीनोटाइप के मुताबिक फिर अब बात कर लेते हैं, ताकि ज़्यादा क्लियर हो सके कि ये रिज़ल्ट कैसे आया। देखिए, जो राउंड सीड्स हैं, सपोज करें कि राउंड सीड कैपिटल R को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो रिंकल्ड सीड है वो स्मॉल r को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक फीमेल और एक मेल के तरफ से जब गैमीट बनेगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि गैमीट में एक ही तरह के जो एलील्स हैं वो आएंगे, यानी कि राउंड वाले में कैपिटल R के गैमीट्स या एलील्स आएंगे, और जो स्मॉल r है वो आ जाएगा मेल की तरफ से आने वाले गैमीट्स में। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गई, एक गैमीट कैपिटल R वाले बने और एक गैमीट स्मॉल r वाले बने। अब जब इनकी आपस में क्रॉसिंग हुई थी, या जब इनकी आपस में फ्यूजन हुई थी, तो जो F1 जनरेशन सारी की सारी राउंड बनी थी वो क्या बनी, वो हेट्रोजाइगस राउंड बनी। जैसा कि यहाँ पे आप देख लें कि एक R कैपिटल है और दूसरा R स्मॉल r है। ठीक, अगर वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हैं पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट उसने फिर क्या किया था, वही कि F1 जनरेशन को जब सेल्फ फर्टिलाइज किया F1 जनरेशन ही के साथ, यानी कि हेट्रोजाइगस। ये देखें, हेट्रोजाइगस
आर जो थी राउंड थी ये विद कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, और मेल में से भी समझ लें कि दूसरा भी जो सीड था वो कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला था। अब यहाँ पे जो गैमीट्स बनेंगे इनमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखिए अब इनमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब जो फीमेल की तरफ से ये यहाँ पे ये जो गैमीट्स बनेंगे, एक गैमीट कैपिटल आर एलील को रिसीव करेगा जबकि दूसरा गैमीट स्मॉल आर को रिसीव करेगा, और इसी तरह से मेल की तरफ से एक कैपिटल आर का गैमीट बन जाएगा और एक स्मॉल आर का। तो अब ये टोटल हमारे पास 4 तरह के गैमीट्स आ गए। अब जब इन चारों गैमीट्स की आपस में फ्यूजन होगी जो कि F2 जनरेशन बनाएगी, उसके लिए एक चेकर बोर्ड बना के हम इसको चेक कर लेंगे। तो आप ये ज़रा चेकआउट करें कि मेल गैमीट सपोज हमने ऊपर लिख लिए, फीमेल गैमीट्स हमने इस लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिए। अब इनकी आपस में आप क्रॉसिंग करवाएं। कैपिटल आर और कैपिटल आर मिलके बन गए ये वाले राउंड होमोजाइगस। कैपिटल आर और ये वाले स्मॉल आर बन के मिल गए कैपिटल आर और स्मॉल आर का राउंड। फिर इसी तरह से ये वाला स्मॉल आर और ये कैपिटल आर मिलकर बनाएंगे फिर से एक और हेट्रोजाइगस राउंड। और अब ये जो स्मॉल आर और ये वाला स्मॉल आर है ये मिलकर बनाएंगे रिंकल्ड सीड, यानी कि होमोजाइगस रिंकल्ड। तो यहाँ पे अब आप देखें कि 1, 2 और 3 सीड्स हमारे पास राउंड आ गए जो कि 75% को शो कर रहा है, और एक सीड हमारे पास रिंकल्ड फॉर्म में आ गया जो कि 25% को शो कर रहा है। तो यही मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बना, जिसमें बताया गया कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये गैमीट्स आपस में सेपरेट हो जाते हैं और फ्यूजन के बाद एक दूसरे के साथ फिर मिल जाते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।